बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड एक्स रेज, जिसमें हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या फिर फॉर्म फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड एक्स रेज, इंटेंसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो हम ये करेंगे कि हमारे लिए एक्स रेज की इंटेंसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं उनमें हमने देखा है एक्स रेज की डायफ्रैक्शन। ब्रैग्स लॉ हमने पढ़ा। ब्रैग्स लॉ क्या है? 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। ठीक है, अब उसमें डी क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और थीटा वो एंगल है जिस डायरेक्शन में डायफ्रैक्शन होती है। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आप अप्लाई करें तो आप एक्सरे की डायफ्रैक्शन के पैटर्न्स हासिल कर सकते हैं। उसमें आपने देखा लॉ मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर मेथड, जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। तीनों मेथड्स में हमारे पास एक एक्सरे का पैटर्न आ जाता है। ठीक है, अब देखें, जब आपने क्रिस्टल लिया, और क्रिस्टल चाहे वो सिंगल क्रिस्टल है चाहे वो पाउडर्ड फॉर्म में है, जब क्रिस्टल से एक्स रेज स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद वो स्कैटर हो जाती हैं। तो हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू ब्रैग पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड रेज जो हैं ये क्या करती हैं? ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, और आपको अगर फोटोग्राफिक फिल्म है तो वहाँ पे इमेज मिल जाएगा, और अगर डिटेक्टर है तो वहाँ पे आपको इंटेंसिटी कुछ ना कुछ मौजूदगी एक्स रेज की वो डिटेक्ट हो जाएगी। मतलब जो रेज स्कैटर्ड हुई और उन्होंने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया वो तो वहाँ तक पहुँचेंगी ही नहीं। सिर्फ डायफ्रैक्शन हमें किन रेज की वजह से मिलेगी? जो पर्टिकुलर प्लेन के लिहाज से पर्टिकुलर एंगल थीटा पे डायफ्रैक्ट होती हैं या स्कैटर होती हैं, वो हमें डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज देंगी। अच्छा, अब जब एंगल थीटा, अगर हमें इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से अगर हमें एंगल थीटा पता चलता है तो हम क्या करते हैं? हम उस एंगल थीटा को ब्रैग्स लॉ में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और उससे हम डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल, आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। डी से हम उसके लेटिस कांस्टेंट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल कैसा है, उसका लेटिस किस स्टाइल का है, इसके लिए हमें, या प्लेन्स की अगर हमें इंडेक्सिंग करनी हो, हमें ये बताना हो कि कौन कौन से इसमें इस क्रिस्टल में कौन कौन से प्लेन्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऐसे में हमें एक्स रेज की इंटेंसिटी से इंफॉर्मेशन, एक्स रेज की इंटेंसिटी हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकती है। अब जिस डायरेक्शन में डायफ्रैक्शन हुई है, किसी पॉइंट पे आपको एक्स रेज की इंटेंसिटी हाई लगेगी, किसी पॉइंट पे लो लगेगी। ठीक है, और किसी पॉइंट पे बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इस इंटेंसिटी से हमें पता चलेगा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। द डायफ्रैक्शन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड नेचुरली इनटू 2 स्टेजेस। डायफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसमें 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है? स्कैटरिंग बाय इंडिविजुअल एटम्स, यानी हर एटम, प्लेन में जो भी एटम मौजूद है वो क्या करता है? वो स्कैटर करता है। जब एक्सरेज उससे आके स्ट्राइक करती हैं तो वो एक्सरेज को स्कैटर करता है। डिफरेंट डायरेक्शंस में एटम्स जो हैं इनकमिंग एक्सरेज को स्कैटर करते हैं। दूसरी स्टेज इसकी क्या है? म्यूचुअल इंटरफेरेंस बिटवीन द स्कैटर्ड रेज। अब जो रेज स्कैटर्ड हुई हैं उनके दरमियान इंटरफेरेंस। ठीक है, वही बात जो पहले अभी मैंने बताई है कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो आपको उस डायरेक्शन में इंटेंसिटी हाई मिलेगी, लेकिन अगर यानी वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। जबकि अगर वेव्स जो हैं जिस डायरेक्शन में वो स्कैटर हुई और उन्होंने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया तो उस डायरेक्शन में आपको वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जा उनके एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वाई डज एन एटम स्कैटर द एक्सरे बीम? अब अगर इंडिविजुअल एटम्स स्कैटर करते हैं तो क्यों करते हैं? Since an atom is surrounded by electrons,
which undergo acceleration under the action of electric field associated with the beam. आपको पता है कि हर एटम जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घिरा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब जो एक्सरेज हैं वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो फिर एक्सरेज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड है। अब एक्सरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब इलेक्ट्रॉन पे, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है? उस पर फोर्स लगाता है। और आपको पता है कि जिस चीज़ पे फोर्स लगती है वो चीज़ एक्सेलरेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विच अंडरगो एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में चले जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द बीम। बीम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक्सेलरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक और बात भी है, वो ये है कि एज एन एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन, सो डू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात यह है कि चूंकि हर जो भी चार्ज एक्सेलरेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, वो जब एक्सेलरेट होंगे तो वो भी क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द बीम। इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सरे बीम से एनर्जी एब्जॉर्ब की एंड स्कैटर इट इन ऑल डायरेक्शंस। और उसके बाद जब वो खुद अपने अंदर से एनर्जी एमिट करते हैं तो एक तरह से वो इनकमिंग एक्सरेज को स्कैटर कर रहे हैं। While considering the process of scattering from an atom as a whole, the phase difference between the rays scattered from different regions of the charged cloud must be taken. अब जाहिर है कि जब आप स्कैटरिंग प्रोसेस को ले रहे हैं, अब जो रेज स्कैटर्ड हुई हैं एटम से, तो एटम में सब इलेक्ट्रॉन्स कोई एक जगह तो नहीं है। एटम में के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जाहिर है जब एक इलेक्ट्रॉन से एक रे स्कैटर हुई है और उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उससे एक रे स्कैटर हुई है। अब दोनों में क्या है? उन दोनों में फेज डिफरेंस तो आएगा या पाथ डिफरेंस भी आएगा। तो जब उनमें फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आएगा तो अब ये उस फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होने वाली टू डिफरेंट रेज जो हैं क्या वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या क्या वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। ये डिपेंड करेगा उस फेज डिफरेंस पे जो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पोजीशंस पे होने की वजह से आ गया है, उन टू रेज में आ गया है। इसलिए जब भी हम स्कैटरिंग लेते हैं किसी एक एटम से तो फिर हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स से स्कैटरिंग जब होती है तो हम उसमें फेजेस का ख्याल ख़ास तौर पे रखते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि न्यूक्लियस भी तो ऐसा ही कर न्यूक्लियस से भी तो स्कैटरिंग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनका असर जो है वो उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इस स्कैटरिंग में न्यूक्लियस जितना भी हिस्सा लेता है वो इतना कम होता है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर कर रहे हैं एक्स रेज को। स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाय एन एटम। अब हम देखेंगे कि एक एटम जब स्कैटर करता है एक्स रेज को तो क्या होता है। द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ स्कैटर्ड बीम obtained according to Bragg's law or law equations are governed entirely by the geometry and size of the unit cell। यानी जब आप डिफरेंट डायरेक्शंस में डायफ्रैक्टेड बीम को कंसिडर करते हैं तो ब्रैग्स लॉ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ज्योमेट्री मिलती है क्रिस्टल की या फिर यूनिट सेल का साइज पता चलता है। However, the complexity of the atomic structure, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा, यानी एटम्स क्रिस्टल के अंदर किस किस पोजीशंस पे हैं और उनके प्लेन्स किस तरह के हैं, ये हमें इस ब्रैग्स लॉ से या डायरेक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन से नहीं पता चलता। The complexity of atomic structure within the unit cell does affect the intensity of the diffracted beams।
और ये चीज़ जो है इससे यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किसको इफ़ेक्ट करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम्स को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए द इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम्स प्राइमरी डिपेंड्स ऑन, जो इंटेंसिटी है डायफ्रैक्टेड बीम की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर पे, एंड पोजीशन ऑफ ईच एटम इन द यूनिट सेल। यानी एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हर एटम का क्या है और फिर हर एटम की यूनिट सेल में क्या पोजीशन है, इन दो चीज़ों पे एटम की स्कैटरिंग जो है या एटम से स्कैटर होने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली कंपोनेंट्स ऑफ द एटम दैट स्कैटर एक्स रेज सिग्निफिकेंटली, द एक्स रेज scattered from one part of an atom interfere with those scattered from other part at all angles of scattering. Since the electrons are distributed throughout the atomic volume, the diffracted beams are obtained as a result of combination of scattered waves from the electrons of all the atoms in the unit cell. अब चूँकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम का जो पार्ट डाइफ्रैक्ट कर रहा है या जो हिस्सा ले रहा है डाइफ्रैक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर एंगल पे चूँकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के डिफरेंट एंगल्स पे मौजूद हैं तो हर एक एंगल पे आपको डाइफ्रैक्शन मिलेगी। अब चूँकि पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर हम पूरे लेटिस के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करें तो फिर तो आपको बहुत स्कैटरिंग की बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन मिलेंगी। अब कुछ डायरेक्शंस में क्या होगा कि वही डायफ्रैक्शन मिलेगी और कुछ डायरेक्शन में आपको डायफ्रैक्शन नहीं मिलेगी। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशंस। पहली बात तो ये कि स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम। अब हमें इस सारी स्कैटरिंग को कंसिडर करने के लिए दो चीज़ों को लेना पड़ेगा या दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहली क्या है, स्कैटरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम। एक ही एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब स्कैटरिंग कर रहे हैं तो वो कैसी स्कैटरिंग है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और एटॉमिक फॉर्म फैक्टर। ठीक है। दूसरी बात ये समेशन ऑफ दिस स्कैटरिंग फ्रॉम ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल। यानी अगर आपने एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग को कंसीडर कर लिया है तो फिर आप सारे एटम्स जो यूनिट सेल में मौजूद हैं उनकी स्कैटरिंग को एक दूसरे में ऐड कर दें, उससे आपको क्या मिलेगा, द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो यहाँ पे अब हम दो चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और दूसरा है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। आज के टॉपिक में हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, आप देखें इंसिडेंट एक्सरेज हैं, उसके बाद यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक एटम है उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट देखें ये वाली रे को देखें, इसके पाथ को, यहाँ से एक्सरे आई है, ये इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक की है, इस इलेक्ट्रॉन ने उसको स्कैटर किया है और वो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँची। ठीक है। अब इसी तरह एक और एक्सरेज एक और एटम इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होके उसी पॉइंट पे पहुंच रही है। ठीक है। अब इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एक्सरे स्ट्राइक करके स्कैटर होके उसी पॉइंट पे पहुंच रही है। लेकिन ये पॉइंट अगर आप देखें तो इंटेंसिटी के लिहाज से ये पॉइंट जो है इस पे इंटेंसिटी बहुत ही स्मॉल लेवल के ना होने के बराबर है। ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ से ये इस लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें इन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी बहुत ही लो है, लेकिन ये पॉइंट्स जैसे से हम इधर आगे आते हैं इन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी हाई हो रही है। और बिल्कुल सेंटर में, यानी अगर ये एक्सरे स्ट्राइक करने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएं तो ये सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। इस पॉइंट पे टू, इसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इंटेंसिटी कितनी हाई है।
तो ये जो पीक जहाँ पे बनती है ये हाईएस्ट इंटेंसिटी की पीक होती है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो भी रेस पहुँचेंगी उनकी इंटेंसिटी हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस सेंट्रल मैक्सिमम से दूर होते जा रहे हैं तो जो भी रेज़ यहाँ जहाँ जहाँ पहुँच रही हैं इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ फेस पहुँच रही हैं, वो एक दूसरे को इन्हेंस नहीं कर रही। ठीक है, फिर अगर आगे कोई और आपको पीक मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि उस डायरेक्शन में पहुंचने वाली रेज जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे को इन्हेंस कर रही हैं। तो इस तरह से आपको ये स्कैटरिंग एक्सरेज की या डायफ्रैक्शन मिलती है। जी, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या है? अ क्वांटिटी एफ, द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर is used to describe the efficiency of scattering of a given atom in a given direction। किसी खास डायरेक्शन में कोई एटम कितना एफिशिएंट है स्कैटरिंग करने के मामले में, ये चीज़ उस एटम की एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहलाती है और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ स्मॉल ए से भी कर सकते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के लिए, लेकिन जनरली हम इसको एफ से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। बेसिकली ये आपको दो वेव्स जो स्कैटर हुई हैं उनके एम्पलीट्यूड्स के दरमियान रेशो बताता है। पहली वाली कहाँ से क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय एन एटम, यानी किसी एटम से एज अ होल जो बीम स्कैटर हुई है एक्सरेज की एज अ होल एटम से, डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्कैटर्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, और उसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन कितनी उस जब स्कैटर कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, यानी पूरे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के जिस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब एक रे को स्कैटर कर रहे हैं मिल के, तो उस रे का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कोई एक इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जब एक रे को स्कैटर कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। दो एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, ये आपको ये बताएगा कि जो एटम का एज ए होल जो एटम से वेव स्कैटर हो रही है उसका एम्पलीट्यूड किसी एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना कम है, ये आपको ये बताएगा एक्चुअली। Scattering factor is sometimes called form factor because it depends on the way in which the electrons are distributed around the nucleus। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जिन जिन पोजीशंस में हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, इस चीज़ पे इस एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर डिपेंड करता है, इसलिए इसको फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं। अब इसको डिराइव करते हैं। कंसिडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये देखें फिगर में देखें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे में इस तरह से ये दो लाइनें हैं ये प्लेन वेव फ्रंट को जाहिर कर रही हैं, और ये जो एक एरो नज़र आ रहा है ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। अ प्लेन वेव फील्ड गिवन बाय अ फंक्शन। अब ये जो प्लेन वेव है, प्लेन वेव को आप उसका वेव फंक्शन आप कैसे लिखते हैं, हमने इसको u से जाहिर किया, y से कर सकते हैं, किसी और सिंबल से कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको u से लिया है। u इज़ इक्वल्स टू a ई रेज टू पावर आयोटा के नॉट डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये प्लेन वेव की इक्वेशन है। प्लेन वेव जो कि फॉरवर्ड ट्रेवल करती है इसकी इक्वेशन होती है ए ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये एक प्लेन वेव फ्रंट, इट इज़ इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट है एक इलेक्ट्रॉन पे। हेयर इज़ द एम्पलीट्यूड के नॉट द वेव वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2 पाई ओवर लैम्डा एंड ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10। अब क्या है, जब ये आके टकराता है इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन से जब ये स्कैटर होता है तो ये प्लेन वेव फ्रंट की सूरत में स्कैटर नहीं होता, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। जैसे ये आप नीचे फिगर में देख रहे हैं, ये पीछे से प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और आगे ये एक स्मॉल सी ओपनिंग है, जब इसमें से गुजर रहे हैं तो ये क्या हो गए हैं, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन गए हैं। तो इसी तरह ये जब इंसिडेंट रे आए, प्लेन वेव फ्रंट्स आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, तो फिर जो आउट गोइंग हैं वेव फ्रंट्स वो सर्कुलर या स्फेरिकल होंगे। अब जो स्कैटर्ड आउट गोइंग स्कैटर्ड फील्ड है वो एक स्फेरिकल वेव है। अच्छा, अब स्फेरिकल वेव की इक्वेशन डिफरेंट होती है। इस फील्ड को आप ऐसे लिख लें, u प्राइम इज इक्वल्स टू एफ ई
ए ओवर डी। इसमें एफ ई क्या है, ये स्कैटरिंग लेंथ या स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो स्फेरिकल वेव होती है उसका स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड जो होता है ये एफ ई ज़ाहिर करता है। ए ओवर डी इसमें कांस्टेंट्स होते हैं। डी वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ डिटेक्ट, जहाँ पे आपने डिटेक्टर रखा हुआ है, यानी जहाँ पे जिस पॉइंट पे फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी है या कोई भी प्लेट है या डिटेक्टर है, तो उसका और एटम का या उसका और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी। इसको आप कह सकते हैं इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू द पॉइंट एट विच द फील्ड इज़ एवेल्यूएटेड। ठीक है, इसमें बाकी इस तरह से लिखा जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट को ऐसे लिखा जाता है ई रेज टू पावर आयोटा के डी माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये स्फेरिकल वेव जो आउटगोइंग है उसकी इक्वेशन ये लिखी जा रही है। एफ ई इज़ द पैरामीटर नोन एज स्कैटरिंग लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन and d is the total radial distance from the electron to the point at which field is evaluated। k is equals to k, इसमें क्या है, इसमें k जो है ये आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन यानी स्कैटर्ड वेव की डायरेक्शन शो कर रहा है, और स्कैटर्ड वेव की डायरेक्शन k जो है ये मैग्नीट्यूड में k नॉट के इक्वल है। डायरेक्शन डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड k का k नॉट के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा। अच्छा जी, नाउ सपोज दैट द इंसिडेंट वेव एक्ट्स ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये है कि हमारे पास जो इंसिडेंट वेव थी वो एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक कर रही है, और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ओरिजिन पे मौजूद है। ठीक है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ओरिजिन पे है, दूसरा उससे कुछ फासले पे है, दोनों को आके एक वेव जो है वो स्ट्राइक कर रही है। इन दिस केस बोथ इलेक्ट्रॉन्स इमिट स्फेरिकल वेव्स। अब दोनों इलेक्ट्रॉन से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे, एंड द स्कैटर्ड वेव इज द सम ऑफ 2 पार्शियल फील्ड्स ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंट पॉइंट। और अगर आप कुछ फासले कुछ दूर डी पॉइंट पे उन दोनों स्कैटर्ड वेव्स को एवेल्यूएट करेंगे, तो दोनों स्कैटर्ड फील्ड जब वहाँ पे पहुँचेंगे उस पॉइंट पे, तो आइदर वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, लेकिन जो टोटल उनका फील्ड होगा वो उन दोनों का टोटल फील्ड होगा, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड हुई हैं रेज, दोनों ही उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप एवेल्यूएशन कर रहे हैं वो या तो एक दूसरे में ऐड अप हो जाएंगी या एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन उस पॉइंट पे उनका जो है टोटल उनका नेट होगा, उनका नेट फील्ड होगा। एट दिस पॉइंट देयर फेज डिफरेंस हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब जाहिर है जब एक पॉइंट पे दोनों पहुंची हैं रेज तो डिफरेंट पाथ से गुजर के पहुंची हैं, तो जाहिर है उनमें फेज डिफरेंस भी आएगा, पाथ डिफरेंस भी आएगा, तो वहाँ पे हमें इन दोनों के दरमियान स्कैटर्ड वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस को उसको ज़रूर देखना है। अब टोटल स्कैटर्ड वेव फील्ड यानी टोटल वेव कैसे बनेगी, इसको आप कह लें यू प्राइम दैट इज़ इक्वल्स टू एफ ई ए ओवर डी। ये तो दोनों में कॉमन था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से जब स्कैटरिंग हुई तो आ गया ई रेज टू पावर आयोटा के डी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब स्कैटरिंग हुई तो उससे आ गया आयोटा के डी प्लस डेल्टा। ये डेल्टा इसमें फेज़ लैग कह लें या फेज़ डिफरेंस कह लें। ठीक है, डेल्टा इसमें फेज़ डिफरेंस है, दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस आया। और तो दोनों वेव्स में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कॉमन है, लेकिन जो डेल्टा है वो इसमें, अब डी जो है ये दोनों में ही एक ही होगा। डी वो फासला है जो इलेक्ट्रॉन से डिटेक्टर का है। हम डिटेक्टर को काफ़ी दूर रखते हैं, इसलिए अगर कोई आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस है भी दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, पाथ डिफरेंस यानी रास्ते का थोड़ा सा डिटेक्टर से फासला थोड़ा अगर चेंज भी है तो वो इतना स्मॉल है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों का डिटेक्टर से फासले को सेम ही कंसिडर करते हैं, दोनों को हमने डी कह लिया। तो इसमें एक चीज़ इन दोनों वेव्स में हमने ओमेगा टी नहीं डाला। ओमेगा टी क्या है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। डेफिनेटली वो इस वेव में टाइम डिपेंडेंट पार्ट शामिल है, लेकिन यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम उस फैक्टर को ओमिट कर रहे हैं, लेकिन वो है इसमें एक जैसा ही शामिल रहेगा।
where delta is the phase lag of the wave from electron 1 behind that of electron 2. यानी इलेक्ट्रॉन वेव जो इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 के दरमियान जो फेज़ का लैग है, जो फ़र्क है, उसको आपने डेल्टा कहा है यहाँ पे. द टाइम फैक्टर हैज़ बीन ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी. फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट. अब इस ये जो फिगर बी आपको नज़र आ रही है, इससे हमने क्या लिखा, हमने डेल्टा की वैल्यू लिखी. डेल्टा इज़ इक्वल्स टू P1m. डेल्टा यानी जो उनके दरमियान टोटल फेज़ का फ़र्क है या पाथ का डिफरेंस है, उसको हम कैसे लिखेंगे. अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब आपने पाथ डिफरेंस एंड फेज़ डिफरेंस ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं. एक जनरल फार्मूला होता है, शायद आपको इसका पता भी हो. इसमें हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है, इक्वल्स टू फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई. ऐसे हम लिखते हैं, ठीक. पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई. ये 2 वेव्स में जब भी हमने डिफरेंस लेना हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं. अब यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये क्या है, इट इज़ फेज डिफरेंस, ठीक है. तो फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई होगा ना, वो 2 पाई किधर चला गया, वो इधर चला गया, ठीक है. और ये P1m माइनस P1n ये बेसिकली क्या है, इट इज़ पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये लेमडा, ठीक है. P1m माइनस P1n दिस इज़ पाथ डिफरेंस, ये डिवाइडेड बाय लेमडा. और ये जो 2 पाई है ये कहाँ से आया है, ये डेल्टा के नीचे से आया है, यानी यहाँ से 2 पाई जो इधर शिफ्ट कर गया. तो इस तरह से ये आपके पास एक फार्मूला बन गया फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट करने का. जनरल फार्मूला है, ये हर तरह की वेव्स पे कैलकुलेट हो सकता है. अच्छा जी, P1m ये है P1m. एक रे ऐसे स्कैटर होके गई है तो यहाँ तक आपने ये इसमें ये यहाँ तक जो है P1m है. और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन 2 से आके स्ट्राइक होके गई थी, वो जाहिर है वो आपकी ऐसे स्ट्राइक होके चली गई, इधर को स्कैटर हुई है. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस रे से इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचें, ठीक, और इसको आगे बढ़ा दें और इस वाली रे से इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचें, तो आपके पास टोटल पाथ डिफरेंस कैसे आएगा कि ये वाली जो है P1m माइनस P1n ये दोनों जो हैं ये आपकी बेसिकली क्या हैं, ये पाथ डिफरेंस है. इन दोनों रेज जो स्कैटर हुई हैं इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ऐसे कैलकुलेट होगा P1m माइनस P1n से, ठीक है. अब देखें कि अगर आप इसको ये जो ये वेक्टर है P1 से P2 पॉइंट तक, यानी इलेक्ट्रॉन 1 से इलेक्ट्रॉन 2 के दरमियान जो, अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो कहाँ पे है, वो ओरिजिन पे है, तो यहाँ तक आप कह लें इसकी पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर तो ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर है अगर मैं उसको R कह लूँ, ऐसे ये R है, तो ये R जो है ये इसकी ये जो प्रोजेक्शन है आर की, ये P1m जो प्रोजेक्शन है ये आर की क्या है, एक प्रोजेक्शन है. आपको पता है कि किसी चीज़ की प्रोजेक्शन को आप क्या कैसे लिखते हैं, आर अगर ये एंगल अल्फ़ा हो, अगर एंगल ये वाला जो है ये अल्फ़ा हो, तो ये वाला अगर ये एंगल जो है ये एंगल को आप अल्फ़ा का नाम दे लें. अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये जो प्रोजेक्शन है ये वाली P1m ये इस ट्राइंगल की बेस बन रही है ना, और बेस के साथ प्रोजेक्शन होती है, तो ये प्रोजेक्शन क्या कहलाएगी, आर कॉस अल्फ़ा कहलाएगी, ठीक है. इसी तरह दूसरी चीज़ जो P1n है ये भी, ये इट इज़ ऑल्सो, ये क्या है, ये भी आर की प्रोजेक्शन है. और अगर ये
ये वाला ये अल्फ़ा नॉट हो, ये दोनों एंगल ज़ाहिर है इक्वल तो नहीं है, ये अल्फ़ा है तो ये वाला कोई और एंगल होगा, इसको हम अल्फ़ा नॉट का नाम दे देते हैं। अगर ये एंगल अल्फ़ा नॉट है तो फिर ये वाली प्रोजेक्शन उसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आर कॉज अल्फ़ा नॉट। ठीक है, तो प्रोजेक्शंस को हमेशा कॉज के साथ लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 5 डिफरेंस आ गया, आर कॉज अल्फ़ा माइनस आर कॉज अल्फ़ा नॉट, और 2 पाई ओवर लेमडा के या के नॉट आप दोनों लिख सकते हैं, हमने के लिख लिया है इसको। तो ये ऐसे आपके पास टोटल इक्वेशन ऐसे बनी है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया कि आपने क्या किया कि अगर तो हमने कह दिया, थोड़ा इसको और पिछली फिगर पे ही जाते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में, यानी जो रे आके P1 पॉइंट को स्ट्राइक कर रही है उसकी डायरेक्शन में आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, एस नॉट। और जो इधर से रे जा रही है आउट गोइंग, जो इनकमिंग रे को के साथ जो यूनिट वेक्टर है उसको आपने कह दिया एस नॉट। और जो ये आउट गोइंग रेज जा रही हैं दोनों दोनों पैरेलल हैं, इस डायरेक्शन को आपने जाहिर कर दिया एस से। ठीक है, याद रखें एस नॉट यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन इनकमिंग रेज की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और एस जो है ये वो यूनिट वेक्टर है जो आउटगोइंग रेज की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप इसको लिख सकते हैं आर कॉज अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं ऐसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट एस। ठीक है, इनकमिंग, क्योंकि वो इनकमिंग रेज की डायरेक्शन में है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो आउटगोइंग, जो आउटगोइंग रे की डायरेक्शन में है उसको, ये आउटगोइंग रे की डायरेक्शन में है, ये देखें ये आर डॉट एस, और ये इनकमिंग रे की डायरेक्शन में हो गया जो कंपोनेंट है आर डॉट एस नॉट। ठीक, तो ये एस और एस नॉट जो है ये क्या हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर, और ये हो गया यूनिट वेक्टर और ये हो गया के। अब आपने क्या किया कि इस के को इधर लिख दिया, यानी ये बन गया आर को कॉमन ले लें बाहर, और के जो है ये इन दोनों के साथ लिख दें, ये बन गया एस के माइनस एस नॉट के। अब एक यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, ये बन गया के वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड, ये बन गया के नॉट वेक्टर। ठीक हो गया। तो अब के माइनस के नॉट क्या है, इनकमिंग की डायरेक्शन, और के जो है वो आउटगोइंग की डायरेक्शन। तो आउटगोइंग माइनस इनकमिंग दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको हमने एस कह दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एस, इसको हम कह सकते हैं एस इज़ दैट स्कैटर्ड वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू के माइनस के नॉट। ठीक हो गया। आर डॉट एस भी इसको लिख सकते हैं, एस डॉट आर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अब ये जो एस है, एस इसका मैग्नीट्यूड है 2k साइन थीटा। ये 2k साइन थीटा कैसे आया, ये पिछली फिगर में से आप देखें, यहाँ पे देखें, ये आपके पास आपने क्या किया कि जो ये आपका के नॉट किस डायरेक्शन में होगा, इनकमिंग, के किस डायरेक्शन में है, आउटगोइंग। ठीक है, ये आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों, यानी इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड या इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, दोनों वेक्टर्स को जब आप मिलाते हैं तो अगर वो डायफ्रैक्शन में हिस्सा ले रहे हैं दोनों इंसिडेंट और स्कैटर्ड, तो फिर उनके दरमियान कितना एंगल होता है, 2 थीटा। ये हमें पहले से पता है, ब्रैग लॉ से हमें पता है कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड के दरमियान एंगल उस वक्त 2 थीटा होगा जब वो दोनों जो हैं वो डायफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 2 थीटा। अच्छा, अब ये जो है के नॉट से के तक, ये जो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है के माइनस के नॉट को, इसको अपने एस का हुआ है, तो ये एस वेक्टर है। अब अगर आप इसको, ये अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ सेंटर से एक लाइन लगा दूँ ऐसे, तो ये 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। एक ट्राइंगल में ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इनमें से एक ट्राइंगल लें, एक ट्राइंगल लें, और इस ट्राइंगल में ये वैल्यू क्या होगी, s/2, s/2। ठीक, जो कि ये एंगल थीटा हो गया। ठीक,
और ये वाली जो लाइन है जो मैंने सेंटर में खींची है ये क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये s/2 क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी, और ये k0 इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब आप खुद ही देख लें कि s की वैल्यू क्या आएगी। आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगा दें, हम कहें कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर आपकी आ जाएगी s/2 डिवाइडेड बाय k0, या ऊपर वाली में अगर लेंगे तो वो k हो जाएगा। हम क्योंकि k0 और k का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने कहा s/2 डिवाइडेड बाय k0 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो 2 और k ये दोनों दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो s इज इक्वल्स टू 2k0 साइन थीटा बन जाएगा, या फिर k और k0 का मैग्नीट्यूड सेम है तो 2k साइन थीटा बन जाएगा। तो अब से हम s का मैग्नीट्यूड लेंगे 2k साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब देखें ये जो इक्वेशन 7 है, आपने क्या करना है, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। इक्वेशन 5 एस डेल्टा इज इक्वल्स टू एस डॉट आर, इसको आपने इक्वेशन जो पीछे 3 थी उसमें पुट करें। u प्राइम इज इक्वल्स टू एफ ई ए ओवर डी ई रेस्ट टू पर आयोटा के डी प्लस ई रेस्ट टू पर आयोटा के डी ई रेस्ट टू पर आयोटा डेल्टा। इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया, ठीक है, दोनों, और एस की बजाय वहाँ पे आपने डेल्टा की बजाय आपने एस डॉट आर पुट कर दिया। ये डेल्टा है ना, इसको आपने निचले फिगर में एस डॉट आर पुट किया, उसमें से ई रेस्ट पर आयोटा के डी को कॉमन ले लिया, इस तरह की इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड एज इफ ओरिजिन वाज एट इलेक्ट्रॉन 1। जो मैंने पहले भी आपको बताया, इफ ओरिजिन इज एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, अगर ओरिजिन इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ओरिजिन पे नहीं है, कहीं और है, ओरिजिन कहीं उसके अलावा है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का पोजीशन वेक्टर होगा r1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का पोजीशन वेक्टर होगा r2। तो फिर यही इक्वेशन आपकी इस तरह से बन जाएगी, ये जैसे मैंने लिखी हुई है। 1 की बजाय आ गया ई रेस्ट टू पर आयोटा एस डॉट r1, यानी ये चीज़ 1 कब आएगी, जब r1 ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर नहीं है ज़ीरो तो फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन कैन बी जनरलाइज टू एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ स्कैटरर्स। अब 2 स्कैटरर थे तो आपने ऐसे लिखा था पीछे वाली इक्वेशन की तरह। अगर ज़्यादा स्कैटरर्स हैं, स्कैटरर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्कैटरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी r1 r2 और r3 के साथ। उसके बाद आप इसमें समेशन अप्लाई कर दें। समेशन अप्लाई करने के बाद आपने जनरल फॉर्म में इस तरह से आपने इसको लिख लिया। इफ़ देयर इज़ सिंगल स्कैटर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट द ओरिजिन, देन अब देखें अगर एक इलेक्ट्रॉन होता और वो रीजन पे होता तो फिर आपका ये सारी आपका जो वेव इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती, एफ ई ए ओवर डी ई रेस्ट पर आयोटा के डी। लेकिन अगर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे स्कैटरर्स हैं, तो फिर आप देखें कि आपकी ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। अब इसमें और इसमें इक्वेशन 11 और इसमें क्या डिफरेंस है, ए ओवर डी ई रेस्ट पर आयोटा के डी, ये दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और ओरिजिन पे है, तो फिर आपके पास एफ ई है, यानी स्कैटरिंग लेंथ या स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ एफ ई है। लेकिन अगर आप बहुत से स्कैटर्स हैं तो स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड जो है वो एफ ई सिग्मा एल ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर एल ये बन रहा है। तो इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाती है, यानी इसको हम टोटल स्कैटरिंग लेंथ इस वक्त कह रहे हैं। टोटल स्कैटरिंग लेंथ f इज इक्वल्स टू एफ ई रेस्ट पर सिग्मा एल ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर एल। दिस इज द टोटल स्कैटरिंग लेंथ विच इज द सम ऑफ इंडिविजुअल लेंथ्स विद फेजेस टेकन प्रॉपरली। द इंटेंसिटी आई ऑफ द स्कैटर्ड बीम। अब इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड या स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये जो आपका टोटल स्कैटरिंग वेव एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ली जाएगी। तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में तो अब आपके पास इंटेंसिटी जो है वो ये आ गई। ठीक है जी, ये इंटेंसिटी आ गई जो हमें कैलकुलेट करनी थी। Now consider the case of single free atom।
अब इसको पूरे एटम पे अप्लाई करते हैं, यानी हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हों और वो कैसे स्कैटरिंग कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड क्या बन रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक एटम लेते हैं, फ्री एटम, और उस एटम में द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट हैव डिस्क्रीट पोजीशंस एंड आर स्प्रेड एज ए continuous charge cloud over the volume of the atom. It is therefore necessary to convert the discrete sum to the corresponding integral. ठीक है, अब इसमें यह है कि हम अगर सिंगल फ्री एटम लेते हैं और उस एटम में ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट पोजीशंस पे तो नहीं है, उसमें एक चार्ज क्लाउड की सूरत में मौजूद हैं, उसके पूरे वॉल्यूम में उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में फिर हम समेशन की बजाय इंटीग्रल पे आ जाते हैं। यानी हमारे पास था एफ ई सिग्मा ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर एल, तो उसको हम इंटीग्रल पे आ जाते हैं। यानी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की, उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप लिखते हैं रो, यानी डेंसिटी के तौर पे। इसको आप कह सकते हैं स्कैटर्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो डेंसिटी आ जाएगी साथ में, और ये सिग्मा आपका इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। बाकी इस तरह से आ जाएगा ई रेस्ट पावर आयोटा एस डॉट आर डी क्यूब आर, वेयर रो आर इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्लाउड and the integral is over the atomic volume. The integral in the above expression is defined as एटॉमिक फॉर्म फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ये जो इसमें इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रल रो आर ई रेस्ट पर आयोटा एस डॉट आर डी क्यूब आर, ये बेसिकली ये जो इंटीग्रल है ये आपको बताएगा, ये आपको देता है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। यानी एटम के लिहाज से स्कैटरिंग फैक्टर जो है इसको आप एफ ए से ज़ाहिर कर सकते हैं, और ये पूरे वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम पे एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन सब के लिए उन सब की स्कैटरिंग लेंथ आपको बताएगा, या उन सब की अफेक्टिवनेस बताएगा कि वो सब जिस डायरेक्शन में रे को स्कैटर कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उस रे की इंटेंसिटी क्या बन रही है। तो वो वही स्कैटरिंग की थ्योरी जब आपने एटम पे अप्लाई की डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर या एटॉमिक फॉर्म फैक्टर इस शक्ल में बन गया। द इंटीग्रल कैन बी सिंप्लीफाइड व्हेन द डेंसिटी रो इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब अगर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर की शक्ल में या न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद हैं, तो फिर यही इंटीग्रल जो है वो कुछ थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंस रो आर इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, अब चूँकि रो जो है यानी डेंसिटी आर पे डिपेंड कर रही है, तो हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर क्या कैसे लिखते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी आर। अब इसमें एस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एस वो हमें पता है 2k साइन थीटा। तो एस डॉट आर क्या था, एस इसको लिखा जा सकता है, एस डॉट आर को लिखा जा सकता है एस आर कॉस फाई। ठीक है, एस आर कॉस फाई, आर और एस के दरमियान जो एंगल है उसको आपने फाई ले लिया। तो ये सब चीज़ें जब आप उस इंटीग्रल में पुट कर दें और इंटीग्रल को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ले आएँ, तो चूँकि एक प्लेन में ही है एंगल आर पे डिपेंडेंस है और एंगल पे फाई पे डिपेंडेंस है, तीसरा जो आपका 3 डायमेंशनल डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए हम दो ही इंटीग्रल इसमें कंसिडर करते हैं, एक आर की वैल्यू के लिए, दूसरा फाई के लिए है। तो आपको पता है कि लिमिट्स आर की क्या होती है, ज़ीरो इंटीग्रल ज़ीरो टू कैपिटल आर का मतलब है एटम का टोटल रेडियस। ठीक है, और एंगल कहाँ तक जाएगा फाई, वो जाएगा 0 से पाई तक। रो आर ई रेज टू पर आयोटा, वो जो एस डॉट आर था उसको आपने लिख लिया एस आर कॉस फाई, और उसके बाद डी क्यूब आर को आपने 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी आर लिख लिया एज इंटीग्रल 0 टू पाई ई रेज टू पर आयोटा एस आर कॉस फाई साइन फाई डी फाई। अब ये अगर आप इस इंटीग्रल को देखें फाई के लिहाज से, तो इसकी वैल्यू बन रही है, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बन रही है 2 साइन एस आर ओवर एस आर। ठीक हो गया। उसके बाद
ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, बाकी इंटीग्रल आपका रह गया इंटीग्रल 0 टू आर 4 पाई आर स्क्र रो आर साइन एस आर ओवर एस आर डी आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ एटम. द स्कैटरिंग फैक्टर एफ ए डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग एंगल एंड दिस कम्स आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलेटिंग फैक्टर साइन एस आर ओवर एस आर. अब आप देख सकते हैं कि एफ जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर या एटॉमिक फॉर्म फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है. बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है इसमें, ठीक है. रो आर भी पे भी नहीं, ये भी कांस्टेंट ही होता है. साइन एस आर ओवर एस आर, ये है ऑसिलेटिंग फैक्टर, यानी साइन की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, और जब साइन की वैल्यू चेंज होती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर जो है उसमें तब्दीली आती है. तो ऑसिलेटिंग फैक्टर पे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर जो है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर सॉरी, वो डिपेंड कर रहा है. इफ़ द स्कैटरिंग इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर स्कैटरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर स्कैटरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि 2 थीटा या थीटा की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो है. तो अगर थीटा इसमें आप ज़ीरो रख दें, इसमें आप कह सकते हैं ये एस आर को अगर आप अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो एस की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी. और अगर एस की वैल्यू ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो, इसका मतलब आपके पास एक जो आइडेंटिटी होती है कि साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो, इससे आपको क्या मिलता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1. तो ये चीज़, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें लिमिट ज़ीरो अप्लाई कर दें तो फिर आपके पास ये फैक्टर रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस टू यूनिटी, ये फैक्टर यूनिटी हो जाएगा. बाकी इंटीग्रल क्या रह जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर रो आर डी आर, दैट इज़ इक्वल्स टू, अगर इसका ये इंटीग्रल अगर आप एवेल्यूएट करें, दैट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉरी एटॉमिक फॉर्म फैक्टर 2 होगा. अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर 3 होगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इक्वल एटॉमिक फॉर्म फैक्टर होगा. लेकिन ये एक स्पेशल केस है. तो अब हमें इसमें सारे टॉपिक में हमें क्या कुछ पता चला. एक तो हमें पता चला कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, दैट इज़ इक्वल्स टू स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ड्यू टू अ पॉइंट मल्टीप्लाई बाय फॉर्म फैक्टर. एक पॉइंट से जो कितना एम्पलीट्यूड हमें मिलता है और मल्टीप्लाई बाय उसको हम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से. एंड फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्म फैक्टर ये आप देख रहे हैं, इट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये फॉर्म फैक्टर बेसिकली क्या है, इट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये रो आर 4 पाई आर स्क्वायर 4 आर, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है.